मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी जिद्दी हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे प्रायिकता प्रश्नावली 13.3 और उसका बच्चों ये लास्ट लेक्चर है। इसके प्रीवियस लेक्चर में बच्चों हम लोग बात किए हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक के प्रश्न को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उस लेक्चर को भी देख लीजिए। तो आइए बच्चों, आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपके सामने बच्चों आ चुका होगा। आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 को पहले पढ़ लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन 9 बच्चों कह रहा है कि दो दल एक निगम के निदेशक मंडल में स्थान पाने की प्रतिस्पर्धा में हैं। पहले तथा दूसरे दल के जीतने की प्रायिकताएं क्रमशः 0.6 तथा 0.4 हैं। ठीक है बच्चे, कह रहा दो दल हैं, किसी निदेशक मंडल में चुनाव के लिए बच्चे ये खड़े होते हैं। ठीक है, तो यहां पर बच्चे मान लेते हैं, पहले हम माना एक घटना E1 माना और एक घटना बच्चे हमने E2 माना। घटना E1 माना हमने, कह रहा है कि दो दल हैं, पहले तथा दूसरे दल के जीतने की प्रायिकताएं बच्चे अलग अलग दिया गया है। तो पहले हम मान लेते हैं यहां पर E1 घटना माना, पहला दल चुनाव जीतता है और बच्चे दूसरा घटना माना हमने E2, दूसरा दल चुनाव जीतता है। पहले दल के जीतने की प्रायिकता बच्चे, प्रायिकता E1 जो है 0.6 दिया है। ठीक है, और दूसरे दल के चुनाव जीतने की प्रायिकता आपको दिया है 0.4 बच्चे दिया है। और कह रहा है इसके अतिरिक्त यदि पहला दल चुनाव जीतता है तो एक नए उत्पाद के प्रारंभ होने की प्रायिकता 0.7 है। ठीक है, तो यहां बच्चे एक घटना हम मान लेते हैं ए, नया उत्पाद प्रारंभ हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। ये पता है कि नया उत्पाद प्रारंभ हो जाता है। तो कह रहा है यदि पहला बच्चे कह रहा है यदि पहला दल जीतता है तो नए उत्पाद के प्रारंभ होने की प्रायिकता बच्चे दिया है, यानी कि आपको दिया है प्रायिकता A/E1 कितना दिया है, तो कहेंगे सर आपको इसकी वैल्यू 0.7 दिया है। और कह रहा है यदि दूसरा दल जीतता है तो नए उत्पाद प्रारंभ होने की प्रायिकता 0.3 है। तो कह रहा है इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि नया उत्पाद दूसरे दल द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है, देखो बच्चे प्रश्न क्या है। दो दल एक निगम के निदेशक मंडल में स्थान पाने के लिए चुनाव में खड़े होते हैं। पहले दल के चुनाव जीतने की प्रायिकता 0.6, दूसरे दल के चुनाव जीतने की प्रायिकता 0.4 दिया है। और बच्चे अगर ये दो में से कोई भी चुनाव जीतता है तो नया उत्पाद प्रारंभ हो जाता है। ये तो पता है हमें कि नया उत्पाद प्रारंभ हो गया है। ठीक है ना। अब कह रहा है यदि पहला दल जीता है तो नया उत्पाद प्रारंभ होने की प्रायिकता 0.7 है, और यदि दूसरा दल जीता है
तो नया उत्पाद प्रारंभ होने की प्रायिकता 0.3 है। इतना बात क्लियर है आपको। अब देखो आगे, अब कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा दल चुनाव जीता है यदि नया उत्पाद प्रारंभ हो चुका है, यानी कि E2/A निकालना है। तो बच्चे इसकी प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता E2 इंटू प्रायिकता A/E2 अपॉन प्रायिकता E1 इंटू प्रायिकता A/E1 प्लस प्रायिकता E2 इंटू प्रायिकता A/E2। ठीक है, ये हमारा बच्चे फॉर्मूला है बेज प्रमेय का। अब देखो, दूसरे दल के चुनाव जीतने की प्रायिकता 0.4 और दूसरे दल के द्वारा चुनाव जीतने के बाद नया उत्पाद प्रारंभ होने की प्रायिकता 0.3 अपॉन में पहले दल के चुनाव जीतने की प्रायिकता 0.6 और पहले दल के चुनाव जीतने के बाद नया उत्पाद प्रारंभ होने की प्रायिकता 0.7 प्लस दूसरे दल के चुनाव जीतने की प्रायिकता 0.4 और उसके द्वारा चुनाव जीतने पर नया उत्पाद प्रारंभ होने की प्रायिकता 0.3। ठीक है, तो अब बच्चे 4×3=12 मल्टीप्लाई करेंगे इसको 0.12 आएगा अपॉन में 7×42 0.42 प्लस 4×3=12 0.12। बच्चे ऊपर आ गया 0.12 अपॉन 42, 12 जोड़ेंगे बच्चे तो आएगा 2 2 4 4 1 5 54 0.54। ठीक है, अब बच्चे पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे, आएगा 12/54 यानी कि 6 दूनी 12 6 9 आई 54 2/9 जो है इस प्रश्न का आंसर है। यानी कि दूसरे दल द्वारा चुनाव जीतने के बाद नया उत्पाद प्रारंभ होने की जो प्रायिकता है बच्चे कितना है, 2/9 है और यह जो है इस प्रश्न का आंसर है। ठीक है, मेरे बच्चे क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आइए बच्चे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, आपके सामने आ चुका है। आप क्वेश्चन को पढ़िए पहले। क्वेश्चन 10 कह रहा है, मान लीजिए कि कोई लड़की एक पासा उछालती है, यदि उसे 5 या 6 की संख्या प्राप्त होती है तो वह एक सिक्के को 3 बार उछालती है। ठीक है, और चितों की संख्या नोट करती है। यदि उसे 1 2 3 या 4 की संख्या प्राप्त होती है तो वह एक सिक्के को 1 बार उछालती है और यह नोट करती है कि उस पर चित या पट प्राप्त हुआ है। यदि उसे ठीक एक चित प्राप्त होता है तो उसके द्वारा उछाले गए पासे पर 1 2 3 या 4 प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बच्चे फिर से क्या है, बेज प्रमेय का सवाल है। देखो सबसे पहले यहां मान लेते हैं, माना 2 घटनाएं बच्चे माना हमने, एक घटना माना E1, एक घटना माना हमने E2। घटना बच्चे माना हमने E1 की पासे पर 5 या 6 का प्राप्त होना। ठीक है, और घटना E2 माना हमने पासे पर 1 2 3 4 1 2 3 4 में से एक संख्या प्राप्त होना। अब बच्चे देखो है क्या, अब उसे एक चित्त प्राप्त हुआ है, ठीक एक चित्त। तो एक घटना हमें पता है, ये क्या है, ज्ञात है कि पासे पर ठीक एक चित्त प्राप्त
हुआ है। ठीक है, पासे पर ठीक एक चित्त प्राप्त हुआ है, यह हमें ज्ञात है। तो कह रहा है कि अगर पासे पर ठीक एक चित्त आता है तो पासे पर 1, 2, 3 या 4 आने की प्रायिकता बताओ, यानी कि E2/A हमसे पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है बच्चे? तो कहेंगे हमसे E2/A, पासे पर एक चित्त तो आया है, उसमें से बच्चे मतलब सॉरी सिक्के पर, यहाँ सॉरी सिक्का होगा ना, पासे पर चित्त कब से आने लगा, सिक्के पर ठीक एक चित्त प्राप्त हुआ है। यदि सिक्के पर ठीक एक चित्त प्राप्त हुआ है तो वह चित्त पासे पर 1, 2, 3, 4 में से आने की प्रायिकता बताओ। ठीक है, अब देखो बच्चे, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है प्रायिकता E2 इंटू प्रायिकता A/E2 अपॉन प्रायिकता E1 इंटू प्रायिकता A/E1 या फिर प्रायिकता E2 और उसके साथ जो है बच्चे प्रायिकता A/E2। ठीक है, अब देखो, अगर सिक्के बच्चे पासे पर 5 या 6 प्राप्त होता है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? तो प्रायिकता E1 बराबर होगा 2/6, है ना। टोटल पासे पर 6 संख्याएं होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसमें से कोई 2 का आना, 2/6 यानी कि 1/3 है प्रायिकता E2 की, यानी कि 1, 2, 3, 4 में से कोई एक संख्या आना, तो 4/6 यानी कि 2/3 हो जाएगा बच्चे। बात समझ रहे हो? यहां तक क्लियर है? देखो यहां पे दिख नहीं रहा होगा आपको, तो ये 2/3 बच्चे हम यहां लिख देते हैं 2/3। ठीक है, अब यदि पासे पर 5 या 6 आया है तो सिक्के पर ठीक एक चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी? देखो बच्चे, अगर पासे पर 5 या 6 आया है तो सिक्के पर ठीक एक चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी? देखो बच्चे, अगर पासे पर 5 या 6 आया है तो सिक्के को 3 बार फेंका गया है, और अगर सिक्के को 3 बार फेंका गया है तो उसमें 8 परिणाम बनेंगे, है ना। तो बच्चे यहां पर हम रिजल्ट आपको लिख दे रहे हैं, सिक्के को 3 बार फेंकते हैं तो क्या क्या रिजल्ट आते हैं। तो कहेंगे सर सैंपल स्पेस बनेगा आपका, देखो 8 आउटकम बनेंगे। तो इसको बच्चे बनाने का प्रयास कर लो, पहले बना लो एक बार, है ना। आ जाए कितने में? चलो ठीक, बनाते हैं। 5, 6, 7, 8। ठीक है बच्चे, इसमें क्या करो आप 4 बार हेड लिख दो, 4 बार टेल लिख दो, 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, 1 बार हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। ठीक है, ठीक एक चित्त वाला कितना है इसमें गिन लो आप। देखो एक चित्त वाला एक तो ये है हेड टेल टेल, दूसरा हेड टेल हेड हेड टेल है बच्चे, और टेल टेल हेड है, ये 3 है ना। 3 है कितने? 8 में से 3/8। अगर पासे पर 5 या 6 आया है तो सिक्के पर ठीक एक चित्त आने की प्रायिकता 3/8। कैसे? देखो बच्चे, 3 बार सिक्का फेंकोगे तो 8 परिणाम बनेंगे, ये 8, उसमें से ठीक एक चित्त वाला एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। ठीक है, 3/8। अगर आप चाहते हो सर इतना ना लिखें तो बच्चे देखो, अगर इतना पूरा नहीं लिखना चाहते आप तो इसका भी तरीका है। देखो या अथवा करके लिखो, एक हेड चाहिए और 2 टेल चाहिए ना, तो इसमें आप लगा दो बच्चे क्रमचय संचय। कैसे? 3 लोग हैं, 3 लोग को व्यवस्थित करना है 3 फैक्टोरियल प्रकार से, उसमें से 2 एक जैसे हैं, तो जो एक जैसे हैं उतने से भाग कर देते हैं, है ना। संचय है बच्चे, बात समझ रहे हो? अरेंज करना है।
तीन लोगों को एक लाइन में अरेंज करना है जिसमें से दो एक जैसे हैं, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 3 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल 3 आएगा। कितना आएगा? 3 आएगा। और टोटल आप 8 जान ही रहे हो ना, तो 3 बटे 8 यहाँ से भी हो जाएगा। बात समझ रहा हो? ऐसे 3 अरेंजमेंट बनेंगे। 3 लोग को व्यवस्थित करना है जिसमें से दो एक जैसे हैं, तो 3 टोटल फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल, यहाँ से भी 3 आएगा आंसर, 3 बटे 8। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो बिना इतना पूरा लिखे। क्लियर है मामला? अब देखो बच्चे, यदि 1 2 3 4 5 पे आया है तो सिक्के पर एक चित्त आने की प्रायिकता क्या है बच्चे? तो अब की बार सिक्के को एक बार ही उछाला गया है, तो एक बार उछालेंगे तो कितना आएगा? देखो, इसके करेस्पॉन्डिंग बच्चे सैंपल स्पेस हेड या टेल ही बनेगा। बात समझ रहे हो? इसके करेस्पॉन्डिंग सैंपल स्पेस हेड या टेल ही बनेगा, तो 1/2 और इसके करेस्पॉन्डिंग सैंपल स्पेस ये हमारा बना है। बात क्लियर है? अब देखो, अब इन सब की वैल्यू डालो आप। प्रायिकता E2 की 2/3 इंटू में A/E2 की 1/2 अपॉन, बच्चे ये तो पूरा लिखे यहाँ पे। अच्छा, पहले उसका लिख लेते हैं। E1 की प्रायिकता क्या है? फॉर्मूले के साथ लिखते हैं, 1/3 इंटू A/E1 क्या है बच्चे? तो कहेंगे 3/8 और प्लस 2/3 E2 की प्रायिकता और A/E2 की 1/2। इसको और सॉल्व करते हैं बच्चे। सॉल्व करेंगे, देखो क्या होगा। यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, ये ऊपर बच गया 1/3 और यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो आ गया कितना? 1/8 प्लस 1/3, 1/8 प्लस 1/3। तो बच्चे अब देखो, 1/3 अपॉन में 8 3 का एलसीएम 24 आएगा, 3 एकम 3 प्लस 8 एकम 8, तो ये बच्चे हो गया कितना? 1/3 गुणे में 24 ऊपर जाएगा, नीचे आएगा 8 3 11, 3 एकम 3, 3 8 24, यानी 8/11। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बच्चे 8/11, और यही क्या है? हमारे इस प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है। ठीक है बच्चे, इसको नोट कर लीजिए। अगर कोई समस्या है बच्चे तो आप जो है कोशिश करिए कि एक बार वीडियो को और देख लीजिए, है ना। अगर कोई समस्या तब भी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। देखो बच्चे, हमने एक बार फिर से आपको बता दे रहे हैं कैसे सवाल है। ये सवाल ने कहा है बच्चे, एक पासे को एक लड़की ने फेंका है, अगर उस पे पासे पर 5 या 6 आता है तो वह एक सिक्के को 3 बार फेंकती है। तो अगर 5 और 6 आता है तो इसकी प्रायिकता 2/6, क्योंकि 2 नंबर कितने में से? 6 में से 2/6 1/3 आएगा। और अगर पासे पर 1 2 3 4 में से कोई नंबर आता है, इसकी प्रायिकता 4/6 यानी 2/3 हो जाएगी। और अगर पासे पर 5 या 6 आता है तो एक सिक्के को 3 बार फेंकती है वो। इसका मतलब बच्चे उसके 8 आउटकम ये वाले बनेंगे, और उसमें से ठीक एक हेड आना हमारा क्या है? एक हेड आता है, एक चित आता है। इसका मतलब एक हेड वाला 3 है, तो 3/8 इसकी प्रायिकता हो गई। और अगर सिक्के पर 1 2 3 4 में से कोई एक संख्या आती है तो पासे को बच्चे उसने अगर पासे पर 1 2 3 4 में से कोई एक संख्या आती है तो वह सिक्के को एक बार फेंकती है, और अगर एक बार फेंकेगी तो 2 ही आउटकम बनेंगे, हेड या टेल। तो वहां से हेड आने की प्रायिकता, चित आने की प्रायिकता 1/2 है। तो हमसे पूछ रहा है कि अगर पासे पर ठीक एक हेड आया है बच्चे, अगर सिक्के पर केवल एक चित आया है तो यह उसकी प्रायिकता क्या है कि पासे पर 1 2 3 या 4 में से कोई एक संख्या आई होगी। इसका मतलब E2/A निकालना है। हमने फॉर्मूला लगा दिया, वैल्यू डाल दिया बच्चे, 8/11 इसका आंसर आ गया। क्लियर है? नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चे। आइए बच्चों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, एक व्यावसायिक निर्माता के पास ए बी तथा सी मशीन ऑपरेटर हैं। मशीन प्रथम ऑपरेटर 1% खराब सामग्री उत्पादित करता है तथा
ऑपरेटर बी तथा सी क्रमशः 5% और 7% खराब सामग्री उत्पादित करता है। कार्य पर ए का कुल समय 50%, बी का कुल समय 30% और सी का कुल समय 20% लगता है। यदि एक खराब सामग्री उत्पादित है तो इसे ए द्वारा उत्पादित किए जाने की प्रायिकता क्या है। ठीक है बच्चे, कह रहा है कि एक सामग्री खराब उत्पादित है तो इसके मशीन ए द्वारा खराब होने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, यानी बच्चे यहां पे 3 घटनाएं मानेंगे। माना घटना E1, घटना E2 और घटना E3, 3 घटनाएं हैं। और घटना ए जो है मशीन ए के समय को प्रदर्शित करती है, मशीन ए के समय को प्रदर्शित करती है। और E2 घटना मशीन बी के समय को प्रदर्शित करती है। और घटना 3 जो है बच्चे मशीन सी के समय को प्रदर्शित करती है। और यहां पे आपसे कह रहा है एक घटना ए मान लेते हैं बच्चे। माना घटना ए जो है खराब सामग्री का उत्पादन है, सामग्री का उत्पादन को प्रदर्शित करती है। खराब सामग्री के उत्पादन को प्रदर्शित करती है। क्लियर है? तो बच्चे यहां कह रहा है आपसे कि आप ये बताओ कि जो खराब सामग्री उत्पादन हुई है वो मशीन ए के द्वारा हुई है, यानी कि E1 बटे ए आपसे पूछ रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चे? तो प्रायिकता E1 इंटू प्रायिकता ए बटे E1 और अपॉन टोटल लिखेंगे प्रायिकता, तो प्रायिकता E1 इंटू प्रायिकता ए बटे E1 इंटू प्लस में बच्चे प्रायिकता E2 इंटू प्रायिकता ए बटे E2, है ना, क्योंकि खराब सामग्री मशीन बे से तो बन सकती है या फिर खराब सामग्री मशीन सी से बनी हो, है ना। तो इसकी भी प्रायिकता हम लिखेंगे, तो कुल प्रायिकता नीचे लिख देंगे। ये तो फॉर्मूला हो गया। अब इन सबके बच्चे परसेंटेज में वैल्यू दे रखी है। मशीन ए के समय को दिया गया है 50%, तो प्रायिकता E1 की वैल्यू आपको दे रखा है 50%। प्रायिकता E2 मशीन बी का समय दिया है 30%, मशीन सी का समय दिया है 20%। और बच्चे कह रहा है मशीन ए का द्वारा खराब सामग्री उत्पादन कितना दिया है, तो कहेंगे सर मशीन ए के द्वारा 1% खराब सामग्री उत्पादित होती है, मशीन बी के द्वारा खराब सामग्री उत्पादन करना 5% दिया है, और मशीन सी जो है 7% खराब सामग्री उत्पादित करती है। ये आपको दे रखा है। क्लियर है? ये सारी वैल्यू बच्चे यहां डाल देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। मशीन ए का समय 50% गुणे उसके द्वारा खराब सामग्री उत्पादित करना 1%। देखो बच्चे सब कुछ परसेंटेज में दिया है तो इसको चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज रख देंगे। और नीचे 50 गुणे 1 प्लस 30 गुणे 5 प्लस 20 गुणे 7। इसको सॉल्व करेंगे बच्चे, पूरा परसेंटेज में है तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से सॉल्व करो। ऊपर आएगा 50 अपॉन में 50 प्लस 3 × 5 = 15, 150
प्लस 2 से 14 140, बच्चे जोड़ेंगे तो आएगा ऊपर 50 बटे का 150 और 50 200, 200 और 100 ये 340 बच्चे, 340। जीरो से जीरो काट लो बच्चे, आंसर आएगा 5/34 और यही जो है इस प्रश्न का आपके आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हो बच्चे? कोई समस्या अगर आपको यहाँ तक है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको आप देखकर नोट कर लीजिए बच्चे। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन को आप पढ़िए पहले एक बार अच्छे से। क्वेश्चन 12 कह रहा है 52 ताश की गड्डी से एक पत्ता खो जाता है, शेष पत्तों से 2 पत्ते निकाले जाते हैं जो ईंट के हैं, खो गए पत्ते के ईंट होने की प्रायिकता क्या है? ठीक है, अब बच्चे देखो कह रहा 52 ताश के पत्ते में से एक पत्ता खो जाता है और बचे शेष पत्ते में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं और हमें ये पता है कि जो पत्ते निकाले गए हैं ये ईंट के हैं, तो जो पत्ता खोया है उसके ईंट के होने की प्रायिकता आपको निकालनी है। तो सबसे पहले बच्चे मान लिया हमने, माना E1 और E2 दो घटनाएं हैं। E1 बच्चे घटना मान लिया हमने, खोया हुआ पत्ता ईंट का है, खोया हुआ पत्ता ईंट का है। और घटना हमने E2 बच्चे माना, खोया हुआ पत्ता ईंट का नहीं है। ठीक है, अब बच्चे उसने घटना दिया है ए, तो ज्ञात है कि 2 पत्ते निकाले हमने और दोनों पत्ते ईंट के हैं। निकाले गए दोनों पत्ते ईंट के हैं, ये हमें ज्ञात है। ठीक है, ये हमें क्या है, तो बच्चे ये हमें सवाल में दिया गया है कि ज्ञात है कि शेष पत्तों में से हमने 2 पत्ते निकाले और वे दोनों पत्ते ईंट के हैं, हमें ये पता है। तो ये बताओ टोटल 52 पत्ते में से ईंट कितने होते हैं? सर ईंट के 13 पत्ते होते हैं। तो अगर खोया हुआ पत्ता ईंट है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? कहेंगे सर प्रायिकता E1 बराबर होगा 13/52, यानी कि 1/4 हो जाएगा। 13 कम 13, 13 चौके 52, 1/4 होगा। अगर खोया हुआ पत्ता ईंट नहीं है, यानी कि 52 में से 13 घटा देंगे, बचेंगे 39 पत्ते, तो उसमें 39/52 बच्चे, 13 तिया 39, 13 चौके 52, 3/4 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। ठीक है, यानी कि खोया हुआ अगर पत्ता ईंट है तो इसकी प्रायिकता 1/4, अगर खोया हुआ पत्ता ईंट नहीं है तो इसकी प्रायिकता 3/4 हो गई। अब देखो यदि खोया हुआ पत्ता ईंट है, यदि खोया हुआ पत्ता ईंट है तो दूसरी बार दोनों पत्ते ईंट निकालने की प्रायिकता क्या होगी? देखो बच्चे अगर खोया हुआ पत्ता ईंट है तो अब जो है 13 में से 12 पत्ते ईंट के बचे हैं। ध्यान सुनना कहानी को, अगर खोया हुआ पत्ता ईंट का है तो 13 पत्ते ईंट के होते, उसमें से एक खो गया, बचे कितने? 12 पत्ते। और टोटल पत्ते भी एक कम हो गए बच्चे, 52 की जगह 51 हो गए। तो अब अगर टोटल 51 पत्ते में से जिसमें 12 ईंट हैं उसमें से अगर लगातार 2 पत्ते निकाले हम तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? तो बच्चे 12/51 पहला ईंट का पत्ता निकालने की प्रायिकता। जब एक खो गया है ईंट का तो, और उसके बाद फिर से ईंट निकालना, तो 11/50 होगा। बोलो कोई समस्या है यहाँ तक? देखो बच्चे हमने क्या कहा, अगर
खोया हुआ पत्ता ईंट है, इसको आप लिख लो कॉपी में। यदि खोया हुआ पत्ता ईंट है तो 2 ईंट के पत्ते निकालने की प्रायिकता। अगर खोया हुआ पत्ता ईंट है तो जब पहला पत्ता ईंट का निकालोगे तो उसकी प्रायिकता 12/51। क्यों सर? क्योंकि बच्चे एक पत्ता खोया है वो ईंट है, तो टोटल 12 पत्ते ईंट बचे हैं और 51 पत्ते टोटल है ना। उसके बाद फिर से एक ईंट निकालेंगे तो अब टोटल पत्ते बच्चे बचे 50 और ईंट बचे 11 है ना, तो 11/50 होगा। अब यदि खोया हुआ पत्ता ईंट नहीं है तो ईंट पत्ता निकालना है 2 ईंट का पट्टा निकालना है। तो बच्चे 13/51 हो जाएगा और 12/50 हो जाएगा। कैसे सर? बच्चे देखो, अगर खोया हुआ पत्ता ईंट नहीं है, खोया हुआ पत्ता अगर ईंट नहीं है तो टोटल 13 पत्ते ईंट के होंगे, लेकिन किसी ईंट का तो नहीं है पत्ता जो खोया है, लेकिन एक पत्ता तो खोया है ना, तो कुल तो 51 पत्ते हो गए ना, एक पत्ता तो कम है। तो 13/51 एक निकाला हमने ईंट, फिर दूसरी बार ईंट निकालने गए तो 12/50 बचेंगे, क्योंकि एक पत्ता तो और कम हो गया बच्चे ना। अब देखो, अब हमें कह रहा है कि खो गए पत्ते की ईंट होने की प्रायिकता क्या है, यानी खोया हुआ पत्ता के ईंट होने की प्रायिकता हमसे पूछ रहा है, यानी कि हमसे पूछ रहा है बच्चे E1/A की प्रायिकता, खोए हुए पत्ते के ईंट होने की प्रायिकता। तो इसका फॉर्मूला है प्रायिकता E1 इंटू प्रायिकता A/E1 अपॉन प्रायिकता E1 इंटू प्रायिकता A/E1 प्लस प्रायिकता E2 इंटू प्रायिकता A/E2। अब देखो, आप ध्यान देना बच्चे, यहां पे E1 की प्रायिकता 1/4 इंटू A/E1 की 12/51 इंटू 11/50 पूरे का अपॉन, ये तो सेम रहेगा एक बार पहले, 12/51 इंटू 11/50 प्लस, अगर खोया हुआ पत्ता ईंट नहीं है तो इसकी प्रायिकता 3/4, और ईंट अगर नहीं खोया है तो उसके बाद 2 ईंट का पत्ता निकालने की प्रायिकता बचे 13/51 इंटू 12/50। अब देखो बच्चे, सब में कॉमन क्या है, देखो यहां तो ठीक है, इसको रहने दो, 1/4 इंटू 12/51 इंटू 11/50। नीचे देखो, नीचे बच्चे देखो सब में कॉमन क्या है, तो कहोगे सर 12 सब में कॉमन है यहाँ वहाँ, और 1/4 और 51 और 50 भी कॉमन है, तो ऊपर से 12/4 51 और 50 सबको ले लो कॉमन, अंदर क्या बचेगा, देखो यहां से पूरा कॉमन चला गया, बचा 1 प्लस यहां से बच्चे बचा ये, देखो 3 ये बचा और 13 ये बचा, 13 3 39 बचा। बात समझ रहे हो बच्चे? देखो यहां से 3 ये 13 3 39 बचा। अब देखो कटा क्या, तो 12 से बच्चे 12 कट गया और ये पूरा कट गया, बचा क्या ऊपर बचा बच्चे 11, नीचे बचा 39 1 40, तो 11/40 और यही जो है आपके इस प्रश्न का आंसर है बच्चे। क्लियर है? तो ये सवाल बच्चे क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका आंसर 11/40 है। बात समझ में आ रही है बच्चे? ठीक है। अच्छा सॉरी बच्चे, एक गलती हुई यहाँ पे ये जो है 11 बचेगा ना यार, ये 11 बचा है, एक इसको हमने लिखा, ये 11 है, तो 39 और 11 बच्चे होता है 50। ठीक है, कितना होगा? 50 होगा। तो 11/50 इस प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, नोट कर लो बच्चे, अगर कोई समस्या यहां तक है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों बहुविकल्पीय प्रश्न है, आपके स्क्रीन पर आ चुका है, आप पढ़िए पहले ध्यान से। क्वेश्चन है बच्चों, ए के द्वारा सत्य बोलने की प्रायिकता 4/5 है। एक सिक्का उछाला जाता है तथा ए बताता है कि चित्त प्रकट हुआ है
वास्तविक रूप में चित्त प्रकट होने की प्रायिकता क्या है? ऑप्शन दिया है 4/5, 1/2, 1/5 और 2/5। तो आपको कमेंट करना है कौन सा ऑप्शन सही है बच्चे, सॉल्व करके, है ना, ऐसे नहीं तुक्का नहीं लगाना, आपको ध्यान देना है बेटा। अब देखो बच्चे, हमने कहा माना एक घटना E1 है, एक घटना E2 मान लिया। घटना E1 माना बच्चे कि A सच बोलता है, सच बोलता है। घटना E2 माना हमने कि A झूठ बोलता है ना। अगर A सच नहीं बोलता है मतलब क्या होगा, A झूठ बोलता है। अगर बच्चे A के सच बोलने की प्रायिकता यहां पे दिया है, कितना दिया है, तो A के सच बोलने की प्रायिकता दिया है 4/5, यानी 5 में से 4 बार बच्चे वो सही बोलता है। तो ये बताओ, अगर 4/5 बार सत्य बोलता है तो झूठ कितनी बार बोलेगा? तो कहेंगे सर 1 - 4/5 कर लो आप। क्यों बच्चे 1 क्यों किए? ध्यान देना, क्योंकि कुल प्रायिकता 1 होती है, क्योंकि किसी व्यक्ति के सच बोलने और उसके ना बोलने की प्रायिकता क्या है, टोटल 1 होगा। तो 1 - 4/5 यानी कि 1/5, 1/5 एक ही झूठ बोलने की प्रायिकता। और इसके बाद बच्चे कह रहा है, अब इसके बाद उसने कहा एक सिक्का उछाला जाता है तथा ए बताता है कि उस पर चित्त प्रकट हुआ है। तो बच्चे एक सिक्का उछाला गया और ए बता रहा है, तो इसको हमने मान लिया घटना एक्स, क्योंकि यहां ए यूज कर लिए हम। तो बच्चे माना ए बताता है कि सिक्के पर चित्त प्रकट हुआ है, तो लिखेंगे बच्चे सिक्के पर चित्त प्रकट होना, अब बच्चे देखो, सिक्के पर अगर चित्त प्रकट होता है तो ध्यान देंगे आप, तो अब चाहे झूठ बोले चाहे सच बोले, तो सिक्के पर चित्त प्रकट होने की प्रायिकता तो 1/2 ही होगी, है ना। तो यहां पर प्रायिकता x/E1 कहें या प्रायिकता x/E2 कहें, दोनों की वैल्यू तो 1/2 होगी ना। अब व्यक्ति सच बोले कि सिक्के पर चित्त आया है या झूठ बोले सिक्के पर चित्त आया है, इस दोनों की प्रायिकता तो 1/2 होगी। बोलो बच्चे, कोई समस्या यहां तक, है ना। सिक्के पर चित्त आने की प्रायिकता तो 1/2 ही है। अब वो चाहे सच बोले चाहे झूठ बोले, क्योंकि इसमें कोई कंडीशन उसने दे नहीं रखी अलग से। तो अब देखो बच्चे, इसमें कह रहा है तो वास्तविक रूप में चित्त प्रकट होने की प्रायिकता क्या है, तो कह रहा है वास्तविक रूप में चित्त प्रकट होने की प्रायिकता, यानी कि यदि वह बोल रहा है कि सिक्के पर चित्त आया है तो उसके सच बोलने की प्रायिकता बता दो। यानी हमसे पूछ रहा है प्रायिकता E1/x, तो इसकी बच्चे प्रायिकता होगी प्रायिकता E1 इंटू प्रायिकता x/E1 अपॉन प्रायिकता E1 इंटू प्रायिकता x/E1 या फिर प्रायिकता E2 इंटू प्रायिकता x/E2। देखो एक बार इसको पढ़ के हम बता दे रहे हैं। अगर वह सच बोल रहा है तब सिक्के पर चित्त आने की प्रायिकता ये पूरा है, ठीक है। और वह अगर झूठ बोल रहा है तो सिक्के पर चित्त आने की प्रायिकता ये है, ठीक है। अब वैल्यू डाल दो आप। तो बच्चे इसकी वैल्यू क्या होगी, तो कहेंगे इसकी वैल्यू आपको 4/5 दिया है प्रायिकता E1 की, और सच बोलने पर चित्त आने इसकी प्रायिकता 1/2 अपॉन में 4/5 इंटू 1/2 प्लस 1/5 इंटू 1/2। बच्चे अब दोनों में कॉमन क्या है, तो कहेंगे सर दोनों में 1/10 नीचे से कॉमन ले लो आप, तो ऊपर से आएगा 4/10, नीचे आएगा 1/10 कॉमन ले लो आप, तो आएगा अंदर से, यहाँ से बच्चे 4 आएगा और प्लस यहाँ से 1 आएगा, तो
तो 4 + 1। क्लियर है? तो ये 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा आंसर 4/5। 4/5 जो है आपके प्रश्न का बच्चे आंसर है। और ये नंबर ऑप्शन है बच्चों ए। कौन है? ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। क्लियर है? तो ये बच्चे आपका सवाल है। एक बात यहां ध्यान देंगे, यहां सिक्के पर चित आना यानी हेड आना, वह सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है इस पर डिपेंड नहीं करेगा बच्चे। चित आया है इसकी प्रायिकता 1/2 होगी, पट आया है इसकी प्रायिकता भी 1/2 होगी। क्लियर है? तो इसको नोट करिए। आइए बढ़ते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 14 और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बहुविकल्पीय प्रश्न है। कह रहा है यदि ए और बी ऐसी घटनाएं हैं कि ए उप समुच्चय है बी का। कह रहा है यदि ए उप समुच्चय है बी का, और साथ में कह रहा है बच्चे तथा प्रायिकता बी जो है, घटना बी की जो प्रायिकता है वो शून्य नहीं है, तो निम्न में से कौन ठीक है। देखो बच्चे 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन दिया है आपको, अच्छा ऑप्शन तो आपको बच्चे दिख रहे हैं ना, तो लिखने की कोई रिक्वायरमेंट तो है नहीं, आपको ऑप्शन तो यहाँ बोर्ड पर दिख रहे हैं। अब बच्चे देखो आंसर कैसे करेंगे इसका। देखो अगर ए उप समुच्चय है बी का, इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, इसके लिए एक उदाहरण मान लो आप, उदाहरण बना लो ऐसे कुछ। एक समुच्चय लिया हमने ए, जिसमें ले लिया हमने एक अवयव 1 और 2। एक समुच्चय लिया बी हमने, जिसमें अवयव ले लिए 1, 2 और 3 बच्चे। अगर आपसे पूछे कि ए उप समुच्चय है बी का कि नहीं, इसका मतलब बच्चे, इसका मतलब ये हुआ क्या ए के सभी अवयव बी में हैं, तो कहेंगे बिल्कुल है सर। इसका मतलब ए उप समुच्चय है बी का, हाँ सर बिल्कुल है। अगर आपसे बच्चे हम पूछे कि क्या ए और इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, तो कहेंगे सर दोनों में कॉमन क्या है ना, हाँ बिल्कुल। तो 1 और 2 कॉमन है, इसका मतलब 1 और 2 दोनों में कॉमन है। अच्छा ये बताओ बच्चे, ए और बी का जो इंटरसेक्शन है क्या वो ए के बराबर है क्या, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है। ए और बी का कॉमन इंटरसेक्शन जो है, सर्वनिष्ठ जो है, ए के बराबर है। इसका मतलब बच्चे ये हुआ कि ए और बी के सर्वनिष्ठ की जो प्रायिकता है वो प्रायिकता ए के बराबर होगी। यहां तक का मामला समझ में आया कि नहीं बच्चे, बोलो। देखो हमने कहा एक समुच्चय मान लो आप, इस बात को समझने के लिए कि ए जो है उप समुच्चय है बी का, इसको समझने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया, उदाहरण। एक समुच्चय लिया ए जिसमें 1 और 2 अवयव हैं, एक समुच्चय लिया बी जिसमें 1, 2, 3 अवयव हैं। अब यहां पर ए उप समुच्चय है बी का, देख लो आप, बन गया ना। अब हमने कहा ए और बी का इंटरसेक्शन क्या है, कहेंगे सर 1 और 2, इन दोनों में कॉमन क्या है। अब ये 1 और 2 क्या है, समुच्चय ए के बराबर ही तो है कि नहीं। इसका मतलब अगर ए इंटरसेक्शन बी जो है ए के बराबर है, तो इनकी प्रायिकता भी बराबर होगी। बिल्कुल सही है सर। अगर इनकी प्रायिकता बराबर होगी बच्चे, तो अब यहां पे हम क्या लिखेंगे, प्रायिकता A/B बराबर बच्चे होता है सप्रतिबंध प्रायिकता। ये है प्रायिकता A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रायिकता B। बोलो कोई समस्या है? नहीं सर, तो फॉर्मूला है। अब बच्चे देखो यहां पे A इंटरसेक्शन B की प्रायिकता किसके बराबर है, वहां से A के बराबर है। इसका मतलब यहां से लिख सकते हैं प्रायिकता A/B बराबर प्रायिकता A अपॉन प्रायिकता B। ठीक है, इसको बच्चे एक क्वेश्चन नंबर 1 मान लो। यहां तक अगर कोई समस्या है तो बताओ आप। कोई समस्या नहीं। अब देखो आगे। अब बच्चे इसने कहा प्रायिकता B 0 नहीं है। अगर प्रायिकता B 0 नहीं है तो इसका मतलब प्रायिकता B की जो वैल्यू है 1 या 1 से छोटी होगी। हाँ सर बिल्कुल सही है। अगर 0 नहीं है तो 1 होगी या 1 से छोटी होगी, क्योंकि 1 से बड़ी तो हो नहीं सकती है कि नहीं। अब देखो अगर बच्चे दोनों तरफ प्रायिकता B से भाग कर दिया जाए, से भाग देने पर, क्योंकि प्रायिकता B नेगेटिव नहीं है इसलिए भाग कर सकते हैं बच्चे समीकरण में। तो अब भाग करेंगे दोनों तरफ प्रायिकता B से, तो देखो ऐसा कुछ आएगा। यहां पे प्रायिकता B से प्रायिकता B कट जाएगा, यहां आएगा 1 < 1 बटे प्रायिकता B। क्लियर है।
अब बच्चे इसको लिख सकते हैं 1/प्रायिकता b, ये बड़ा है या बराबर है किसके, 1 के। यहां तक क्लियर है। अब बच्चे इसके बाद देखो यहां, अब अगर दोनों ओर प्रायिकता a से गुणा करने पर, अगर दोनों ओर प्रायिकता a से गुणा कर दिया जाए तो क्या आएगा, तो कहेंगे सर प्रायिकता a अपॉन प्रायिकता b ग्रेटर दैन इक्वल टू प्रायिकता a। अब देखो बच्चे प्रायिकता a बटे प्रायिकता b की वैल्यू समीकरण 1 से क्या मिली है, तो कहेंगे सर समीकरण 1 से हमें मिली है इसकी वैल्यू, यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू मिली है प्रायिकता a बटे b, तो यहाँ लिख दो। तो प्रायिकता a बटे b बड़ा या बराबर है किसके, प्रायिकता a के। और आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बच्चे, ऑप्शन जो है सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है बच्चे। तो एक बेहतरीन प्रश्न है बच्चे। और सभी देखो ऑप्शन क्या कह रहे हैं, प्रायिकता a बटे b जो है प्रायिकता b बटे प्रायिकता a के बराबर है। देखो पहले ही गलत हो गया, यहाँ प्रायिकता a बटे b के बराबर है। ठीक है, पहला आंसर देखो ऐसा कुछ आएगा, ये उल्टा करके दिया है, गलत है। दूसरा आंसर दिया उसने प्रायिकता a बटे b लेस देन, छोटा है प्रायिकता a से, ऐसा कुछ तो बच्चे है नहीं, यहाँ इनइक्वलिटी ऐसी कुछ नहीं यहाँ पे है। ठीक है, ये बराबर है, आप यहाँ देख सकते हैं। अब देखो और इनमें से कोई नहीं बच्चे, तो इनमें से एक ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया सी, इसलिए बच्चे ऑप्शन इसका सी सही है। इसी के साथ हमारा प्रश्नावली 13.3 बच्चे यहीं पे समाप्त होता है। तो आज के लिए बच्चे इतना ही। यदि वीडियो बच्चों आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो बच्चे इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए बच्चे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चे। थैंक यू बच्चे, जय हिंद बच्चों, बाय।